हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर 4 यहाँ पर चल रहा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे इस चैप्टर में। चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करने के बाद आज के सेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं कि जो जो टॉपिक आपने यहाँ पर पढ़े हैं उनके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके लिए उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे। ओके, तो उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट नोटेशन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, डाई ऑक्सीजन जिसे आप कहते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है आपका, 2 एटम होते हैं इसमें ऑक्सीजन के। तो उसके लिए आपने क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न क्या है आपका, O2 के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपने ऑक्सीजन का के मॉलिक्यूल का। आपको पता है जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु का क्रमांक कितना होता है, ठीक है ना। परमाणु का क्रमांक 8 होता है, यानी उदासीन अवस्था में एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है आपके। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? परमाणु का क्रमांक कितना है किसका? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बराबर 8। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी कितनी हो जाएगी? 8, ठीक है। कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, वो किस प्रकार से होता है? 2n² के फॉर्मूले से होता है, आपको पता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस प्रकार से। तो कितना आता है? 2 और 6 का आपको वितरण देखने को मिलता है, यानी पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में आपके कितने हो गए? 6 हो गए। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है O2 के मॉलिक्यूल का। ये हम एक ऑक्सीजन के परमाणु की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु भी होगा। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग जहां पर आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे अपना, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी 6 के स्थान पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने अपने पूरे करने हैं, और जो दूसरा वाला एटम होगा उसको भी 8 करने हैं। तो दोनों क्या करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और जब आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस प्रकार का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पर देखिए एक ऑक्सीजन एटम ये है, तो इसके आपको जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उनकी हम बात करेंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, ये इस वाले ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है आपका, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन 1 2 3 4 5 6, राइट हैंड साइड में आपके जो ऑक्सीजन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो दोनों के 6 हो गए। अब उन्होंने क्या किया, 2 इसने अपने दिए, 2 इसने अपने दिए, ठीक है ना, साझेदारी में। तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, एक युग्म की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों युग्मों की साझेदारी यानी कि डबल बॉन्ड। ओके, तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, आपको दिख रही है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अब आपको क्या दिख रहा है, इस सर्कल में आपके वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के इस लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है उसके, और राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो इस सर्कल में आ रहे हैं। तो दोनों के अब 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। देखो इस सर्कल में भी
4 ये 8, इस वाले सर्कल में देखो 4 ये 8, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का आप बनाएंगे, किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा, बाह्यतम कोश के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने, और कितने इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होगी, तभी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वहां पर अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अ मॉलिक्यूल दैट हैज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक ऐसे अणु का नाम बताइए जिसमें त्रिआबंध है। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल का आपने नाम बताना है जहां पर त्रिआबंध है, और त्रिआबंध का मतलब क्या होता है, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी साझेदारी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपके वहां पर इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, ये आप बोल सकते हैं। तो आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है जैसे N2 डाई नाइट्रोजन भी जिसे आप कहते हैं, वहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, त्रिआबंध बनता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं ये, इनके बीच में त्रिआबंध बन रहा है। और किस प्रकार से त्रिआबंध बन रहा है, जहां पर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन से पहले आपका नाइट्रोजन आता है, तो ऑक्सीजन का 8 है, इसका क्या है 7। ठीक है, उदासीन अवस्था में जितना परमाणु का क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 7। कोशों में वितरण, 2n² से कितना आ जाएगा, 2 और 5 का। ठीक है, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कोश में बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इन 5 इलेक्ट्रॉनों को हमने देखना है। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन का परमाणु बना लेते हैं। ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन। बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके मैं डॉट से दिखा देती हूँ। पांच इसके हो गए, 5 इसके हो गए। अब ये क्या करेंगे, इन 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो वो भी आप बना लेंगे। तो ये आपका N2 का मॉलिक्यूल है, N2 का मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु और दोनों के बीच इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखाई गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आपको कठोरतम पदार्थ का नाम बताना है जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, उस कठोरतम पदार्थ का नाम आपको बताना है जो कि कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है ना, उस कठोरतम पदार्थ का नाम बताइए जो कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका, हीरा होता है। ठीक है, डायमंड।
आपने कार्बन के यहाँ पर 3 अपर रूप देखे थे, जिसमें हमने हीरे की बात की थी, फुलरिन की बात की थी और ग्रेफाइट की बात की थी, ठीक है ना। तीनों के अलग अलग अपने गुण थे, जिसमें हमने हीरे के बारे में जब पढ़ा तो उसमें आता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी कि कठोरतम पदार्थ होता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जा रहा था, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी मेकिंग में किया जा रहा था। इसके अलावा चट्टानों को काटने के लिए, पत्थरों को काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो चट्टाने और पत्थर कितने कठोर होते हैं और उनको काटने के लिए किसी चीज का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो चीज उससे भी ज्यादा क्या होगी, कठोर होगी। तो ये हीरा यहाँ पर क्या है, आपका कठोरतम पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ C60, यानी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स या परमाणु आपके होते हैं। ओके, तो कार्बन के उस अपर रूप का नाम बताइए जिसकी संरचना में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। ओके, चलिए, तो कौन सा था, फुलरिन का स्ट्रक्चर हम देखते थे, बकमिस्टर फुलरिन के नाम पर उसको फुलरिन कहा गया। और कैसा होता है, उसमें कार्बन के 60 एटम होते हैं, जैसे एक स्फेरिकल गोला होता है ना, फुटबॉल की संरचना होती है, उसी प्रकार की संरचना वहां पर कार्बन के एटम्स आपस में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन में जो ये यूनिक एबिलिटी होती है जिसके कारण वो क्या करता है, कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के ही अन्य एटम के साथ वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, यानी जुड़ता है। कैसे, कार्बन कार्बन के ही साथ जुड़ रहा था, इस प्रकार का गुण कार्बन में देखा गया, उस गुण को क्या कहा जाता है। तो आपने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ी थी जब आप सर्वतोमुखी प्रकृति उसकी पढ़ रहे थे, वहां पर एक कैटिनेशन था और दूसरा क्या था, टेट्रावेलेंट नेचर था। तो कैटिनेशन में जुड़ने का गुण था परमाणुओं के साथ, समझ रहे हैं ना। तो यही आप लिखेंगे, नेम द यूनिक एबिलिटी, एक भिन्न प्रकार का जो गुण है उसमें, जिसके कारण कार्बन क्या कर रहा है, अपने ही अन्य कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है ना। जिसके कारण कार्बन के दूसरे परमाणु से बंध बनाता है। तो कैटिनेशन यानी श्रृंखलन का गुण इसे कहा जाता है, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन से ही जुड़ रहा है। इस प्रकार से, तो कार्बन कार्बन के ही एटम से जुड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, तो इसको श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। सर्वतोमुखी प्रकृति में आपने क्या बात की, सर्वतोमुखी प्रकृति में आपने यही तो बात की कि कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि उसको, इस वाले कार्बन की बात की जाए तो इसने अपने 4 संयोजकता को पूरा करना है, इसकी भी बात करेंगे, इसको भी अपनी 4 संयोजकता को पूरा करना है। तो उसके लिए वो जुड़ रहा है, अपने ही कार्बन के सेम तत्व है, आपका सेम एलिमेंट है, उसके किसी दूसरे एटम से जुड़ रहा है। कार्बन ही तो है, सारे यहाँ कार्बन ही है आपके, लेकिन अलग अलग एटम है। तो कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन के एटम से जुड़ रहा है और इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। इसी को सर्वतोमुखी प्रकृति में पढ़ा। इसके अलावा दूसरा क्या पढ़ा, टेट्रावेलेंट नेचर पढ़ा। टेट्रावेलेंट नेचर क्या बता रहा था, चतुसंयोजकता जिसे आप कहते हैं, जहां पर आपने कहा कि कार्बन हमारा क्या कर रहा है, अपनी चारों संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कार्बन के एटम के साथ तो जुड़ ही रहा है, इसके अतिरिक्त
अन्य तत्वों के एटम के साथ भी वो जुड़ता है और फिर अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। और जब ये सब प्रक्रिया होती है तभी आपके नए यौगिकों का निर्माण होता है, जिनको आप क्या कह रहे थे, कार्बनिक यौगिक कह रहे थे। क्यों? क्योंकि कार्बन से बने हुए यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको आपने नाम दिया था। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या इनकी है क्योंकि कार्बन में ये दोनों गुण है। सर्वतोमुखी प्रकृति में आपने कहा कि उसमें श्रृंखलन का गुण भी है और टेट्रावेलेंट नेचर है उसका, तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसकी इतनी बड़ी संख्या में हमें यौगिक बनते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए इनके लिए एक स्पेशल ब्रांच रखी गई जिसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन नाम दिया गया, जिसमें सारे हम इन्हीं यौगिकों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पर, मेंशन द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन। कार्बन में दो विशेषताएं आपने बतानी है, दो फीचर जो उसके दिखते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, जिनकी बात मैंने अभी की, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, श्रृंखलन, और इसके अलावा आपका चतुः संयोजकता उसकी देखने को यहाँ पर मिलती है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय पोलर। पोलर के द्वारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसको सिंथेसाइज किया गया था, तो वो आपका क्या है, यूरिया है। ठीक है ना। पोलर के द्वारा संश्लेषित करवाया गया पहले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, या जो उन्होंने संश्लेषित किया उस पहले कार्बनिक यौगिक का नाम आपको बताना है, तो वो यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन सीरीज। ठीक है, एल्केन श्रृंखला का आपको सामान्य जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको आप सामान्य सूत्र या सामान्य आणविक सूत्र जो है वो बताना है। ठीक है, CnH2n+2। क्या समझे, कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके 2 गुना में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो वो हाइड्रोजन की संख्या होगी, वही आपकी एल्केन है कोई भी। ठीक है, जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं कि कार्बन आपका सपोज 1, कार्बन आपका 1 है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। हाइड्रोजन का निकालना है आपने, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2n+2, यानी कि 2 × n की वैल्यू 1 +2,
कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यानी हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। जब कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो CH4। तो ये कौन सा एल्केन होता है आपका, जिसको मीथेन आप लोग कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपका C2 है सपोज, यानी इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो H का कितना हो जाएगा वैल्यू 2N+2, यानी 2 इंटू N की वैल्यू 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे 6 होंगे। जब कार्बन कितने हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H6, जिसको आप क्या कहते हैं ईथेन। तो ये सारी एल्केन सीरीज है आपकी, जिसको आप किस में पढ़ रहे थे, असंतृप्त, जो आपका जब आप हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने इनको पढ़ा था, ठीक है ना, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में, एल्केन एल्कीन एल्काइन को। तो ये किस में आया था आपका, संतृप्त में आया था। एल्केन किस में है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन। और संतृप्त में आपके क्या आते हैं, एल्कीन और दूसरा एल्काइन के। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन की श्रृंखला आएगी आपकी पूरी। एल्केन यानी जानी जहां पर क्या हो रहा है आपका, कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग दिख रही है, वो आपका एल्केन। ठीक है। एल्कीन कहाँ क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनते हुए दिखेगा तो वो एल्कीन है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, यानी त्रिआबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध आपको बनता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है। कार्बन की श्रृंखला आपको एक दिख रही है जहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता हुआ भी आपको दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 आपके कार्बन है। सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, सबसे पहले तो श्रृंखला एक ही है, आपको इस श्रृंखला को आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी। नंबरिंग दो साइड से होगी, या तो आपका लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी, यही होगी। अब आपको देखना है कि कोई डबल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है, वो कम नंबरिंग पर आए। तो इधर से चलेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा नंबरिंग पर आएगा, इधर से चलेंगे तो कम नंबरिंग पर आएगा। तो इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 पर आपका क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी आपका क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन मैंने आपको बताए थे, 6 कार्बन है, तो हेक्स 1 आइन इसका नाम हो जाएगा। हेक्स क्या बता रहे हैं कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 आपको बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, 1 आइन लिखा है ना, तो 1 और 2, यानी 1 आइन का मतलब क्या है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच। मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग किसमें चलते हो, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हो। पहले और दूसरे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच त्रिआबंध है, तो नंबरिंग क्या होगी 1 आइन। अगर दूसरे और तीसरे के बीच होता तो 2 आइन, ठीक है। अगर तीसरे और चौथे के बीच होता है तो 3 आइन, फोर्थ फिफ्थ के बीच होगा तो आपका 4th आइन। इस प्रकार से आपका क्या होता है, IUPAC में जब आप नेमिंग करते हैं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। ओके, तो हेक्स 1 आइन इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ये आपका कंपाउंड है और इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो CHO आपका ये फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा है, एल्डिहाइड है। ओके,
निम्नलिखित यौगिक में क्रियात्मक समूह को पहचाने या उसकी पहचान कीजिए। तो एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। ओके, चलिए एक और कंपाउंड है, इसमें भी आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। क्या कहा गया है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, कितने सहसंयोजी आबंध हैं किसमें, इस मॉलिक्यूल में। कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से अणु में, इथेन के अणु में। इथेन क्या है आपका C2H6। अभी बताया था मैंने जब मैं आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता रही थी, जहां पर एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था C2H6 आपका क्या होता है, इथेन होता है। तो इसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड बताने कितने हैं। देखो C2H6 क्या है, कार्बन कार्बन दो हैं जो दोनों एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इथेन एल्केन सीरीज का मेंबर है, इथेन एल्केन सीरीज का मेंबर है, जहां पर एल्केन सीरीज क्या बताती है कि कार्बन कार्बन, जितने भी कार्बन है उन कार्बनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी एकल सहसंयोजी आबंध बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि दो ही कार्बन है, इसका मतलब क्या है, दो कार्बन, इथेन दो कार्बन है, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, तो दोनों कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से, आप बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बाकी क्या है, बाकी है हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बनों से जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन की संयोजकता 4, तो 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे इस पे, चौथा तो ये इस कार्बन से बना ही रहा है ना, सेम इस कार्बन पे भी बाकी के 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। तो ये क्या है आपका C2H6 का मॉलिक्यूल है, इथेन का मॉलिक्यूल है। कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी होगी। अब गिन लो टोटल कितने बॉन्ड ये बना रहा है, यहाँ पर देखो 7 बॉन्ड बना रहा है ना। एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, बाकी 3 इसके साथ है इस कार्बन के, और 3 इसके साथ है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 और 1 7। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध आपको इसमें दिखेंगे। ओके, लिखेंगे इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजी आबंध होते। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे 7 होते। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया, आज के सेशन में हमने 4th चैप्टर लिया, जिसको हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जिनको आप 2-2 बार पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आप इनके आंसर की राइटिंग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे उसकी। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।